हाँ दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान हसन आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट विद हुसैन में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैथ का एक टॉपिक है ज्यामिति, ठीक है, एडवांस मैथ है, इसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक अगर कहा जाए बेसिक में तो ज्यादातर आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, एसएससी जीडी है ना, जितने अगर एग्जाम अगर कहा जाए तो ये टॉपिक आपका यहाँ से बनता है ना। तो आज ही हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा और देखेंगे आप क्या इसमें होता है, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्यामिति। ज्यामिति में होता क्या है, तो ज्यामिति किसे कहते हैं हम लोग, तो कोई भी आकृति जब बनती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ज्यामिति बोलते हैं यार, ठीक है। जैसे वो आयत हुआ, वर्ग हुआ, त्रिभुज हुआ, ये सब क्या ज्यामिति के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इसमें ये समतल ज्यामिति बोला जाता है। और जैसे कि वह घन हुआ, घना हुआ, बेलन हुआ, शंकु हुआ, ये सब क्या है आपके ठोस ज्यामिति के अंतर्गत है, 3 डायमेंशनल की बात आती है। चलिए आज बेसिक चीजें हैं, आप यहाँ पे देखेंगे क्या होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जानेंगे बिंदु। हम जानेंगे बिंदु किसे कहते हैं हम लोग, है ना। बिंदु का अर्थ होता है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलेंगे, पॉइंट। बिंदु होता है, फिर उसका होता है लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं रेखा। लाइन किसे कहते हैं, ठीक है, ये जानेंगे हम लोग। रेखाखंड, रेखा खंड किसे कहते हैं हम लोग, है ना, ये अतः इसको बोलते हैं हम लोग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बोलेंगे आप। उसके बाद होता है रेखा। रेखा के बाद हम लोग जानते हैं किरण। किरण को क्या बोलते हैं हम लोग, तो रेज बोलते हैं, ठीक है, ये है। और बाकी आगे चीजें भी हैं, हम लोग पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद लाइन है, रेखा है, रेखाखंड क्या होता है, कोण क्या होता है, इस तरह से बहुत से टॉपिक हैं आपके। यहाँ से मेन बेसिक चीजें हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और इसमें हम लोग टू भी कंटिन्यू करेंगे हम लोग, है ना। अब कहते हैं बिंदु किसे कहते हैं हम लोग। बिंदु, बिंदु किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं बिंदु किसे कहते हैं। जैसे यहाँ पे कोई यहाँ पे इस रख दिया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु बोलेंगे या पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इसमें इसको इंडिकेट तो कर दिया जाता है, लेकिन हम लोग अगर कहा जाए तो इसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिंदु से कहा जाता है जिसकी न तो मोटाई हो, चौड़ाई हो, न तो ऊंचाई हो, कुछ भी न हो, उसे हम लोग बिंदु बोलते हैं या पॉइंट बोलते हैं। लेकिन इसको हम लोग डिफाइन तो यही कहा जाता है, लेकिन इसको अगर कहा जाए इंडिकेट करने के लिए तो इंडिकेट नहीं किया जा सकता है। लेकिन पढ़ने के संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से रख देते हैं। जब भी अगर रखेंगे आप, इसकी कुछ ना कुछ आप देखेंगे इसकी मोटाई होगी। इसकी क्या होती है, कुछ तो मोटाई चौड़ाई वगैरह होती है, ठीक है। लेकिन बिंदु से कहा जाता है कि जिसकी मोटाई चौड़ाई लंबाई कुछ भी नहीं होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिंदु कहते हैं। यही आपका डिफिनेशन होता है बिंदु का। रेखा किसे कहते हैं हम लोग, रेखा। रेखा उसे कहा जाता है, ठीक है, जिसका कोई भी अंतिम बिंदु न हो, कोई भी अंतिम बिंदु न हो, इसका कोई भी लास्ट पॉइंट आपका नहीं होता है। इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ पे जैसे ये है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखा बोलेंगे। यहाँ पे जैसे इसको ए बोल दिया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बी बोल देते हैं हम लोग, इस ए और बी बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या होगा, बी से आगे की तरफ ये बढ़ रहा है और ए से भी आगे की तरफ ये बढ़ रहा है। इससे कहने का समझ, बी से आगे पता नहीं कहां से जाएगा हम लोग को मालूम नहीं है, और ए से आगे इधर कितना जाएगा वो भी हम लोगों को मालूम नहीं है। तो ये पता नहीं कहां तक जाता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको बोला जाएगा लाइन बोला जाता है। क्या बोलेंगे आप लोग, लाइन बोलेंगे आप, ठीक है। इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है, इंडिकेट करना होगा अगर इसको हम लोग, तो हम लोग ए बी लिखते हैं, ए बी। इसके पॉइंट इधर जाएगा, इसका पॉइंट आपको इधर जाता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे, यानी बी से आगे की तरफ बढ़ रहा है और एक से आगे की तरफ कहां से जाएगा हम लोग को मालूम नहीं है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेखा बोलते हैं। रेखा खंड, रेखा खंड किसे कहते हैं हम लोग, तो रेखा कैसे कहते हैं, तो रेखा खंड किसे कहते हैं, तो रेखा खंड कहते हैं कि रेखा का भाग, है ना। एक रेखा के अंतर्गत कितने रेखा खंड होंगे, तो अनंत रेखा खंड खींचे जा सकते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको ऐसे कर दिया हूं, रेखाखंड की बात करेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, यहाँ कोई पॉइंट रख देते हैं यार, तो यहाँ से यहाँ तक एक रेखा हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखा हो गई, यहाँ रख दिया तो मैंने यहाँ पे ये रेखा हो गई, ये दूसरा यहाँ पे रेखाखंड हो गया, ये रेखाखंड हो गया, ये रेखाखंड हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि रेखा के अंतर्गत अनंत रेखाखंड खींचे जा सकते हैं। अर्थात
यहाँ पे कहा जाता है रेखाखंड के कितने अंतिम बिंदु होते हैं, तो रेखाखंड के 2 अंतिम बिंदु होते हैं। लाइन सेगमेंट के आपके 2 अंतिम बिंदु, 2 लास्ट पॉइंट होते हैं। इसको इंडिकेट कैसे किया जाता है, अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, तो ऐसे लिखा जाता है ए बी। इसको इंडिकेट करना होगा, दिखाना होगा, तो हम लोग कहेंगे ए बी, अर्थात ए इसका लास्ट पॉइंट है और बी इसका लास्ट पॉइंट है, इसको ए बी। ये आपका रेखाखंड लिखा गया है, ए बी रेखाखंड है। ये अगर लिखा जाएगा तो समझ लीजिएगा कि ये लिखा गया है रेखा को इंडिकेट कर रहा है, ये रेखा खंड को इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है, रेखा खंड को इंडिकेट करता है, ठीक है। आइए, किरण किसे कहते हैं, किरण उसे कहा जाता है जिसका एक लास्ट पॉइंट होता है। क्या होता है, एक लास्ट पॉइंट होता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, किरण बोलते हैं। इसका सबसे ज्यादा उदाहरण अगर देखा जाए, एक बल्ब होता है, जिसे बल्ब ले लेते हैं हम लोग। बल्ब से रोशनी निकलती है आपका, इस रोशनी से रोशनी निकलती है, रोशनी को लोग प्रकाश बोलते हैं, है ना। यहां से अगर निकल रही है आप, तो यहां से जब निकलती है तो ये कहां तक जाती है तो हम लोग को पता नहीं, हम लोग को मालूम नहीं है कि कहां तक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जहां से निकलती है यही इसका क्या होता है, लास्ट पॉइंट होता है। तो कह सकते हैं किरण का क्या होता है, एक अंतिम बिंदु होता है ना। और लाइन की अगर बात की जाए, रेखा का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। और रेखाखंड की बात की जाए तो रेखाखंड के 2 अंतिम बिंदु होते हैं, 2 अंतिम बिंदु होते हैं। किरण को कैसे इंडिकेट किया जाता है, कैसे रखा जाता है, तो किरण को हम लोग इंडिकेट करते हैं, आप ऐसे रखेंगे जैसे कि ए बी लिखा जाए, तो ऐसे यहां से ऐसे तीर एरो करा देंगे आप। अगर ऐसे लिखते हैं आप, तो आप कह रहे हैं कि ए इसका लास्ट पॉइंट है और बी की तरफ अग्रसर है, ये बी कहां तक है तो हम लोग को मालूम नहीं है, ठीक है। या अगर ऐसे आप लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं आप, तो आप ये कहना चाहते हैं बी इसका लास्ट पॉइंट है और ए की तरफ ये अग्रसर है, आगे की तरफ ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी आपने देखा किरण किसे कहते हैं, तो किरण का कहते हैं, किरण का कोई एक लास्ट पॉइंट होता है ना। रेखाखंड किसे कहते हैं, तो रेखाखंड का 2 अंतिम बिंदु होते हैं, रेखाखंड के 2 अंतिम बिंदु होते हैं। रेखा किसे कहते हैं, तो रेखा का कोई भी अंतिम बिंदु नहीं होता है। पॉइंट किसे कहते हैं, तो पॉइंट कहते हैं जिसकी मोटाई चौड़ाई ऊंचाई न हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं। रेखा में, किरण में और इसमें भी हम लोग की बात की जाए, इसकी भी कुछ भी मोटाई नहीं होती है, कोई भी मोटाई नहीं होती है ना। ये आपका ऐसे होता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो वो आपका रेखा। अब जब थोड़ा सा बात आती है समतल, समतल किसे कहते हैं हम लोग, समतल कहते हैं, समतल उसको बोला जाता है जिसकी ऊंचाई ना हो। समतल आकृतियों की अगर बात की जाए तो समतल किसे कहते हैं, जिसकी ऊंचाई न हो। यहाँ पे जैसे ये चीजें हैं आपका, ये क्या है, हमारा ब्लैक बोर्ड जो है आपका, है ना, व्हाइट बोर्ड जिसको बोलेंगे आप, ये क्या है, समतल आकृति होती है। इसको जो हम फेस को देखते हैं, यही इसको समतल इसको बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समतल बोलेंगे। अब समतल पर होता क्या है आपका, समतल पे, तो समतल पे अगर हम रेखा को खींचते हैं, रेखा की अगर बात की जाए, समतल पे कोई भी अगर 2 पॉइंट अगर मिलाते हैं आप, तो उसके द्वारा आपको क्या मिलता है, तो कोई एक रेखा खींची जा सकती है। समतल पे 2 बिंदुओं को मिलाने पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, क्वेश्चन बनता है आपका, समतल पे 2 बिंदुओं को मिलाने पर कितनी 2 बिंदुओं की सहायता से कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो समतल पे 2 बिंदुओं की सहायता से, है ना, कोई 2 पॉइंट अगर लेंगे, उसको मिलाएंगे आप, तो केवल एक ही रेखा आप खींच सकते हैं। क्या कहते हैं, केवल एक रेखा खींच सकते हैं। समतल पे 2 बिंदुओं की सहायता से केवल एक रेखा खींच सकते हैं। समतल पे 3 बिंदु अगर मिलते हैं, उनके द्वारा कितनी रेखाएं खींची जा सकते हैं, तो हम लोग समतल पे 3 रेखाएं, अगर एक सररेख न हो तो हम कोई भी रेखा खींच नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट लिया और यहाँ पे पॉइंट लिया, तो अगर रेखा की बात करेंगे, एक रेखा तो हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को खींच सकते हैं, लेकिन इसको अगर ऐसे मिलाएंगे तो दूसरी रेखा हो जाएगी। ये समतल आकृति में आपकी ऐसे नहीं होता है। एक चीज, दूसरी चीज आप जानेंगे, यहाँ पे एक रेखा के अंतर्गत कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं, तो एक रेखा पे अनंत बिंदु होते हैं। क्या होते हैं, एक रेखा पे कितने बिंदु होते हैं, एक रेखा पे अनंत बिंदु, रेखा
रेखा पर, जैसे लिखेंगे मैं बता रहा हूं आपको, एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, समतल पर एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट आप जानेंगे आप, समतल पर स्थित दो बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, या खींची जा सकती है कह सकते हैं, या खींची जाती है कर लेंगे आप। ठीक है, खींची जाती है। एक चीज जानेंगे आप, दूसरी चीज आप जानेंगे आप, यहां पे बोलता है, इसके बाद बोलते हैं एक पॉइंट पे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक पॉइंट पे कितनी रेखाएं खींची जाती हैं, तो एक पॉइंट पे अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक पॉइंट या बिंदु पर, एक बिंदु या बोल सकते हैं आप पॉइंट पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ये पॉइंट है, मान लीजिए इस पे अनंत रेखाओं की बात करेंगे, तो लीजिए खींचिए, देखिए ये रेखा जा रही है आपका, ऐसे ये रेखा होगा, ये रेखा होगा, ये रेखा होगा, कितनी रेखा खींचेंगे आप, खींचिए, खूब खींचिए, जितने आप खींच सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने आप खींच सकते हैं। तो इस पॉइंट पे कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो इस पॉइंट पे अनंत इनफाइनाइट रेखा, इन्फिनिटिव रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, इस पे अनंत रेखाएं हम लोग खींचते हैं, क्या करते हैं आप लोग, अनंत रेखाएं, इसको हम लोग क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग, थोड़ा सही डाल रहे हैं हम इसमें। आइए आगे देखते हैं हम लोग, इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे कहते हैं, आगे कौन सा रेखा हमने पढ़ा, आपने रेखा पढ़ा, किरण पढ़ा, लाइन सेगमेंट या रेखाखंड पढ़ा आपने, है ना, पॉइंट पढ़ा, इस तरह से आपने पढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, यहां पे बात आएगी समतल पर स्थित ज्यामिति, ठीक है ना, ज्यामिति होता है, समतल पर स्थित ज्यामिति और ठोस ज्यामिति, है ना। समतल ज्यामिति में क्या क्या आएगा, तो समतल ज्यामिति पे आएगा आपका त्रिभुज आएगा, क्या आता है, त्रिभुज होता है ना, वर्ग होता है, आयत होगा, है ना, इस तरह से आपकी बात करते, त्रिभुज होगा, ये आपका वर्ग होता है, आयत होगा, है ना। कहा जाता है कि समतल पे कितनी आकृतियां खींची जा सकती हैं, तो समतल पे अगर कहा जाए तो अनंत ज्यामिति आकृतियां खींची जा सकती हैं, अनंत, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं आप, सारी ज्यामिति, ये सब ज्यामिति है, ये सब ज्यामिति है। खींचिए आप, जो खींचना चाहते हैं, जो आकृति आप बना सकते हैं एक समतल पे, वो सारी क्या है, ज्यामिति होती है। तो हम कह सकते हैं एक समतल पे कितनी आकृति खींची जा सकती है, तो एक समतल पे अनंत आकृतियां खींची जाती हैं। जब क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप इसका जवाब ही देंगे, एक समतल के ऊपर अनंत ज्यामिति आकृतियां खींची जाती हैं। ठीक है, ये होता है आपका। इसी तरह से हम कह सकते त्रिभुज होता है, अगर इसकी ऊंचाई ना हो, ऊंचाई नहीं होता है, सिर्फ है कोई बाउंड्री को घेर दिया जाता है, वही आपकी क्या होती है, ज्यामिति होती है। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिभुज हो गया, वर्ग हुआ, आयत हुआ, समचतुर्भुज हुआ, समलंब चतुर्भुज हुआ, है ना, समबाहु त्रिभुज हुआ, इस तरह से जितने भी त्रिभुज की बात करते हैं, जो भी आकृतियों की बात करते हैं, सारी आकृतियां समतल दर्पण पे जो खींची जाती हैं समतल पे, वो क्या होती हैं, आप समतल पे स्थित ज्यामिति की बात करते हैं, जिसकी ऊंचाई न हो, अर्थात कहते हैं जिसकी 2 डायमेंशनल होता है, यानी जिसका क्या होता है, निकल के आता है, जिसका क्षेत्रफल निकल के आता है। तो क्षेत्रफल की जब भी बात करते हैं तो समतल की बात आती है। क्षेत्रफल पे जब भी जो आकृति बनेगी, आपको बनाएंगे आप, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रफल, अर्थात 2 डायमेंशन, यानी 2 पदों का आपस में गुणा होता है, 2 इकाइयों का आपस में जब गुणा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, क्षेत्रफल कहते हैं। जब 3 इकाइयों का आपस में जब गुणा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ठोस बोलते हैं।
तीन इकाइयों का जब आपस में गुणा होता है तो ठोस बोला जाता है। उसी ठोस को अगर बोला जाए तो क्या बोलते हैं, इसको हम लोग थ्री डायमेंशनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्री, क्योंकि तीन इकाइयों का आपस में गुणा होता है, इसे थ्री डायमेंशनल बोला जाता है उसको। ठीक है, इसमें क्या होता क्या है यहाँ पे, इसमें अगर आकृतियों की अगर बात की जाए तो आकृतियों का हो जाता है, त्रिभुज होता है, वर्ग से आकृति बनती है, जैसे होता है आपका घन होता है, ठोस आकृति, ठोस ज्यामिति होता है, घन होगा, घनाभ होगा, बेलन होगा, ठीक है, शंकु होगा, ठीक है, गोला होगा, ठीक है, वृत्त से गोला बनता है आपका, गोला होगा, अर्धगोला होगा, ठीक है, अर्धगोला होगा, है ना। इस तरह से आकृतियां आपकी क्या होती हैं, बनती हैं आपका। ठीक है, छिन्नक होगा, क्या बोलते हैं हम लोग, छिन्नक कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जितनी ये आपकी चीजें आप देख रहे हो, ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आती है, तो ठोस ज्यामिति के अंतर्गत आती है। इन सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, सब एडवांस का पार्ट होता है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के आने वाले एग्जामों में, आने वाले कंपटीशनों में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए क्वेश्चन अगर आज के डेट में बन रहा है तो इन सबसे ज्यादा तो कुछ ज्यादा क्वेश्चन आपको पुटअप कर रहा है, आपसे पूछ रहा है चीजों को। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं घन, और ये होता है आपका ठोस ज्यामिति। ठीक है, यहाँ पे आगे क्रम में हम देखेंगे, आपने पढ़ा किरण, पढ़ा किरण, है ना। अब किरण से ही आप दो किरणों से अगर बोला जाए एक ही पॉइंट पे दो किरणें अगर इस तरह से अगर चली जाए तो इसको हम लोग क्या बोला जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग, कोण बोलते हैं। एक पॉइंट पे दो रेखाएं अगर जाती हैं, एक पॉइंट जो इसका कॉमन अगर होता है तो उन दो रेखाओं, दो किरणों के द्वारा जो है गिरी हुई आकृति होती है, तो क्या होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। दो रेखाओं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उन दोनों रेखाओं से रेखाओं के झुकाव कर सकते, के झुकाव से जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कोण कहते हैं। संक्षिप्त भाषा में अगर कहा जाए तो दो किरणों से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं, हम लोग कोण कहते हैं। जैसे अगर एक बल्ब है, ये बल्ब है, इस बल्ब से अगर रोशनी निकल के आ रही है, इस पॉइंट से एक रेज इधर चली जाती है, दूसरी रेज इधर जाती है, इन दोनों रेजों से जो ये आकृति जो बनती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोण बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, कोण बोलते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोण बोलते हैं। आइए आगे देखते हैं, कोण की बात करता है। अब आता है कोण के प्रकार। कोण के प्रकार, कोण को क्या इंग्लिश में बोला जाता है, एंगल बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल। कोण को एंगल बोलेंगे हम लोग, है ना, एंगल। कोण कितने प्रकार का होता है, तो कोण कितने प्रकार का होता है, देखिए कोण कितने प्रकार का होता है। एक होता है न्यून कोण, फिर क्या होता है, समकोण, ठीक है, यह होता है अधिक कोण। उसके बाद क्या होगा, अधिक कोण के बाद होता है ऋजु कोण। ऋजु कोण बोले या सरल कोण बोले, क्या बोले, या सरल कोण बोले। ठीक है, उसके बाद आता है न्यून कोण हुआ, समकोण हुआ, अधिक कोण हुआ, ऋजु कोण हुआ। उसके बाद आता है आपका बृहत कोण आएगा। क्या आएगा, बृहत कोण। इसको इंग्लिश में भी बताऊंगा मैं आपको, क्या होता है, इसको बृहत कोण होता है। बृहत कोण के बाद आता है आपका बृहत के बाद संपूर्ण कोण कहेंगे या पूर्ण कोण कहेंगे। संपूर्ण कोण या पूर्ण कोण या पूर्ण कोण बोलेंगे। संपूर्ण कोण या कर लेंगे पूर्ण कोण। ठीक है,
न्यून कोण को क्या बोला जाता है? तो एक्यूट एंगल बोला जाता है। समकोण को क्या बोलते हैं? तो राइट एंगल बोला जाता है। अधिक को क्या बोलते हैं? तो ऑब्टस एंगल बोलते हैं, एंगल बोलेंगे, ठीक है। ऋजु कोण को क्या बोलते हैं हम लोग? तो ऋजु कोण को बोलेंगे हम लोग, है ना, एक लाइन एंगल बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? लाइन एंगल बोलते हैं, लाइन एंगल बोलते हैं यहाँ, ठीक है। ठीक है, लाइन एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन एंगल बोले या स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन एंगल बोले इसको, बोले या स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट, जीएसटी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं, ठीक है, यही बोलते हैं, स्ट्रेट लाइन एंगल बोलते हैं, ठीक है। और बृहद कोण क्या बोलते हैं? तो रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है, ये होता है। और संपूर्ण कोण को आपको होल कोण बोलते हैं, इस तरह से आपको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यून कोण किसे कहते हैं हम लोग? न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण कहते हैं 0 से 90 अंश के मध्य के कोण, यानी 0 से ज्यादा हो और 90 से कम हो। 0 से अधिक और 90 से कम कर सकते हैं। मध्य की बात करता है, यानी कि कम की बात करता है। इस लाइन से लिख सकते हैं 0 से अधिक, सही रहेगा, 0 से अधिक और 90 से, 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। दिखता कैसा है आपका? तो ये आपका, इसकी आकृति अगर बात की जाए, तो मैं इसे बना दे रहा हूं यहां पे। ये आकृति जो है आपका किसका है? तो न्यून कोण की आकृति है। समकोण किसे कहते हैं? तो कहते हैं 0 से अधिक, 90 से कम, और जहां 90 हो गया उसे हम लोग क्या बोलेंगे? समकोण बोलेंगे या राइट एंगल बोलते हैं। समकोण की आकृति क्या होती है? ये आकृति होती है ना। जब दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, लंबवत होती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? राइट एंगल बोलते हैं। ये आपका समकोण रेखा। अधिक कोण किसे कहते हैं? तो कहते हैं 90 से अधिक हो, 90 नहीं होगा, 90 से अधिक हो, और अधिक, और 180 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 180 से कम होना चाहिए। 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। 180 से कम, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अधिक। इसकी आकृति कैसी बनती है? तो देख सकते हैं, इसकी आकृति होती है ये आपका अधिक कोण है। क्या है? ये वाला कंडीशन है आपका अधिक कोण है। ऋजु कोण किसे कहते हैं? तो ऋजु कोण इसको बोला जाता है, यहां पे एक सीधी रेखा होगी और इसको, यानी 180 अंश के कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? 180 अंश का कोण जब होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? ऋजु कोण बोलेंगे या सरल कोण बोलेंगे। आप जानते हैं ऋजु का विलोम क्या होता है? तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। ऋजु का विलोम क्या होता है? वक्र होता है, ठीक है। ऋजु का विलोम वक्र होता है। हिंदी में कई बार कंपटीशन क्वेश्चन में आपसे पूछ चुका है कि ऋजु का विलोम क्या होता है, ठीक है। तो ऋजु का विलोम होता है वक्र होता है। तो ऋजु का मतलब सीधी रेखा, और वक्र का मतलब होता है ये वाली आकृति, इसे हल्के हल्के वृत्त हो जाता है या ऐसे खींचा जाता है, तो इसको हम लोग वक्र बोला जाता है। बृहद कोण किसे कहते हैं हम लोग? तो बृहद कोण किसे कहते हैं? बृहद कोण जो होता है 180 से अधिक, है ना, और क्या होगा? 360 से कम, ठीक है। बृहद कोण क्या होगा? 180 से अधिक होगा और 360 से कम के कोण को हम लोग क्या बोलते हैं? बृहद कोण बोलते हैं। इसकी आकृति कैसे बनती है? इसकी आकृति देख सकते हैं, यहाँ दिखा दे रहा हूं यहाँ पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है चीजें। ये देखें, ये आकृति ऐसे बना देंगे आप, तो ये क्या हो जाता है आपका? बृहद कोण हो जाता है। ये 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम होता है, ठीक है। जहां 360 अंश हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण कोण। क्या बोलेंगे? पूर्ण कोण। ये कैसे बनेगा?
इसकी आकृति ऐसे बनती है। ये पॉइंट ले लीजिएगा, इस पॉइंट पे ये रेखा अगर कोण बन जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण या होल कोण की बात करते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्ण कोण या होल कोण की बात करते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका एंगल की बात करते हैं। जब दो किरणों के द्वारा या दो रेखाओं के द्वारा जब घिरी हुई आकृति होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको इस प्रकार से हम लोग ये बांटते हैं। आइए कुछ एंगल और होते हैं, उनको जानेंगे हम लोग। कुछ एंगल होते हैं, वो क्या होते हैं। जैसे एक ही रेखा पे अगर कोई बिंदु ले लिया जाए और उससे कोई एक किरण निकाल देंगे या, ठीक है, तो उसके द्वारा बना आसन्न कोण क्या बोलते हैं हम लोग, आसन्न। ये लीनियर एंगल है, लाइन रेखा है, इसके ऊपर कोई ऐसे पॉइंट ले लेंगे, है ना, इनके द्वारा ये जो बने ये कोण होंगे, ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के आसन्न कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आप, आसन्न कोण। इन दोनों कोणों का योग कितने के बराबर होता है, इन दोनों कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। क्या होता है, आसन्न कोण, इसको बोलेंगे हम लोग। और दोनों कोणों का योग जो होता है, इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ए लिख दिया, यहाँ पे बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया, तो हम कह सकते हैं कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी बराबर 180 का आसन्न कोण बोलेंगे, इसको हम लोग आसन्न कोण बोलेंगे। ठीक है, ये आपका होता है। ठीक है, ये होगा, इस रूप में अगर होगा तो क्या होगा, आसन्न कोण बोलेंगे आप। ठीक है, ये आसन्न कोण इसको भी बोला जाता है। और इसी कोण को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं रेखीय युग्म कोण। क्या बोलते हैं, रेखीय युग्म कोण। रेखीय कोण, युग्म कोण का मतलब होगा एक रेखा पे दो कोण अगर बनते हैं तो युग्म इसमें होता है जोड़ा। तो ठीक है, तो ये युग्म को हम लोग बोलेंगे जोड़ा, यानी ये दो जोड़ा हो जाता है और इनका योग बराबर 180 अंश होता है। ठीक है, ये आसन्न कोण, इसको भी आसन्न कोण बोलेंगे हम लोग, और रेखीय युग्म कोण बोलेंगे, इसको बोला जाता है। आसन्न कोण इसको भी बोला जाता है। आसन्न कोण ऐसे भी हो सकते, जरूरी नहीं कि दो इस तरह से अगर आसन्न कोण होगा तो इनके दो कोणों का योग बराबर 180 होगा। लीनियर रेखा पे अगर बनेगा आसन्न कोण तो उनके दोनों कोणों का योग बराबर क्या हो जाता है, 180 अंश होता है ना। जिसमें से एक भुजा जो होती है क्या होती है, उभयनिष्ठ होती है। उभयनिष्ठ देखेंगे, उभयनिष्ठ से कहा जाता है जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए इस कोण के लिए भी इसी कोण का नाम, इस रेखा का कोण का नाम लिया जाता है, इस भुजा का नाम लिया जाता है, और इस कोण के लिए भी इस भुजा का नाम लिया जाता है। इसलिए यह भुजा क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है, उभयनिष्ठ भुजा कहलाती है। ठीक है, तो ये अगर उभयनिष्ठ भुजा होगी और लीनियर रेखा पे अगर एक लाइन रेखा सेगमेंट अगर बना होगा, इन दोनों कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। कितना हो जाता है, 180 अंश। और इसको भी हम लोग आसन्न कोण ही बोला जाता है। जरूरी नहीं है कि इन दोनों कोणों आसन्न कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। जिसे हम लोग बोला जाता है कि सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। सभी वर्ग आयत होते हैं लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, क्योंकि वर्ग की परिभाषा होती है कि सारे कोणों, सारे भुजाओं का भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और उसमें प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 अंश होता है। और यहाँ पे बोला जाता है आयत की परिभाषा होती है इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। जब आमने सामने की भुजा की बात करते हैं तो आयत का सेगमेंट ये कंडीशन आता है कि ये बराबर, ये बराबर है ना, और ये 90 अंश होता है। और वर्ग में ये होता है कि इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये जो है ये हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता है। उसी प्रकार मैंने बोला कि रेखीय युग्म कोण जो है आसन्न कोण नहीं हो सकते हैं, लेकिन आसन्न कोण जो है रेखीय युग्म कोण होता है। यानी कि रेखीय युग्म को हम लोग आसन्न कोण कह सकते हैं लेकिन आसन्न कोण को हम रेखीय युग्म कोण नहीं कह सकते हैं। इसलिए नहीं कहेंगे कि रेखीय युग्म कोण का मतलब ही होता है कि एक रेखा पे बने दो कोणों का योग, एक ही रेखा पे बना था। ठीक है, इसलिए रेखीय युग्म इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे आसन्न कोण बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं हम लोग। आसन्न कोण की बात हो गई, हम लोग रेखीय युग्म कोण का बात हो गया। अब आता है थोड़ा सा दो कोण और आपके मिलेंगे। आप
दो कोण होते हैं आपको, एक का नाम होता है कोटिपूरक कोण और दूसरा का नाम होता है समपूरक कोण, है ना। समपूरक कोण, कोटिपूरक कोण कहते हैं और समपूरक। जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। कोटिपूरक कोण कहलाते हैं। कोटिपूरक अर्थात जैसे कि अगर मान लीजिए कि 60 का कोटिपूरक क्या होगा, है ना, तो हम लोग क्या है 60 का कोटिपूरक होगा 30 अंश। पूछेगा 25 अंश का कोटिपूरक क्या होगा, तो 90 में से 25 को घटा देंगे तो आप कह सकते हैं कितना होगा 65 अंश। क्या बोलेंगे आप 65 अंश बोलेंगे। 25 अंश का कोटिपूरक, 25 का कोटिपूरक क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 65 होगा। 65 और 25 का योग बराबर होता है 90 अंश हो जाएगा। 30 का पूछेगा तो 60, 45 का पूछेगा तो 45, है ना। मान लीजिए यहाँ पे 40 का पूछेगा तो 50, है ना। 40 का कोटिपूरक क्या होगा तो 50 होता है। 50 का कोटिपूरक क्या होगा 40 होगा। वे एक दूसरे के क्या होते हैं कोटिपूरक कहलाते हैं। इस सबसे आपसे क्वेश्चन पूछता है कि 40 अंश का कोटिपूरक कोण कितना होगा, ठीक है, तो आप बोलेंगे 40 का हो जाएगा 50। 25 का पूछेगा तो कहेंगे 65, 65 का पूछेगा तो कहेंगे 25, है ना, क्योंकि दोनों का योग क्या करते हैं 90 में से घटा देते हैं। क्या करते हैं 90 में से, जिसका कोण का मान अगर पूछ देगा कि 30 अंश का कोटिपूरक क्या होगा, तो उसको क्या करेंगे 90 में से 30 को हम लोग घटा देते हैं। जब घटा देंगे जो आएगा वही हमारा उसका कोटिपूरक कहलाता है, ठीक है। कोटिपूरक कहते हैं आप। संपूरक किसे कहते हैं, संपूरक कहते हैं जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 अंश हो तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, अगर कहेंगे 60 अंश का संपूरक क्या होगा, तो 60 अंश का क्या होगा, तो 60 का जब पूछेगा तो क्या करेंगे 180 में से 60 को घटा देंगे तो आप कहेंगे कि 120 होगा। 120 का संपूरक क्या होगा तो 60 होगा, ठीक है। एक दूसरे के संपूरक। 90 का क्या होगा तो 90 का 90 हो जाता है। 45 का कितना होगा तो 135 हो जाता है, ठीक है। क्या करेंगे 45 का पूछेगा तुरंत 180 में से क्या करेंगे घटा देते हैं, इस प्रकार कह सकते हैं कि 135 अंश हो जाता है, ठीक है। तो संपूरक जब पूछेगा तो संपूरक बता देंगे आप। तो आपने देखा कोटिपूरक है, संपूरक किसे कहते हैं आप समझ गए। आप 6 कोणों का नाम समझ गए आप। क्या बोलते हैं, न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, ऋजु कोण, बृहत कोण, है ना, या आपकी बात करते हैं बृहत कोण की हुआ, संपूर्ण कोण का मान पूछा आपका, ये सारी चीजें आप जान गए। आपने देखा रेखा, रेखाखंड, किरण, है ना, फिर उसके बाद आपने ठीक है ये आपने देखा, है ना, ये सब चीजें हैं आपने देखा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसको देखिए मिटा देते हैं हम लोग, है ना। देखिए जब होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो क्या घटनाएं घटित होती हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये देखिए
जब ये दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, है ना, तो इनके द्वारा जो बनता है उस कोण का नाम होता है शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं हम लोग? शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। यानी यह कोण हम अगर नाम किया जाए ए ओ बी सी ओ डी, ए ओ बी बराबर सी ओ डी, यानी यह कोण इस कोण के बराबर होगा और यह कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, चल रहा है जी। हाँ, ये कोण जो है आपका, ये कोण जो होता है क्या होता है, इस कोण के बराबर होगा। ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, इस प्रकार आपका हो जाता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो इस कोण को अगर देखेंगे, ये वाला ये रेखा है और इसके ऊपर ये वाला कोण हो जाता है, ये क्या हो जाता है? तो अभी आपने पढ़ा था, इसको क्या लिखा था आपने? लाइन रेखा पढ़ा था आपने, है ना। दो लाइन सेगमेंट पे आप लीनियर एंगल का, ये लीनियर युग्म एंगल पढ़ा था, यानी रेखीय युग्म कोण पढ़ा था, रेखीय युग्म कोण पढ़ा था। ये रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं आपको, है ना। इस तरह से होता है, घटना घटित होती है। उसके बाद आता है, अगर दो रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है तो घटना क्या घटित होती है, देखेंगे आप। ये मान लीजिए ये कोण है आपका ए बी सी डी ई एफ, है ना, जी कर लेंगे और यहाँ पे एच कर लेंगे। इसमें देखें, इसमें क्या होता है, यहाँ पे भी कोणों की बात होती है। ये कौन कौन से कोण होते हैं यहाँ पे कराएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, आपका नंबर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, नंबर से बेहतर समझ में आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बन रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो घटना घटित होती है, तो यहाँ पे कितने कितने कोण आते हैं। यहाँ पे देखें, नाम आएगा आपका संगत कोण, नाम आएगा संगत कोण। इसके बाद इससे घटना घटित होगी तो एकांतर कोण की बात करता है। क्या बोलेंगे? एकांतर कोण। ठीक है, एकांतर कोण होगा। फिर होता है अंतः कोण होगा, है ना। शीर्षाभिमुख कोण होगा। क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण होगा। शीर्षाभिमुख कोण होगा। फिर है यहाँ पे आपको मिलेगा बहिष्ठ कोण मिलेगा। क्या मिलता है? बहिष्ठ कोण मिलता है। अब देखेंगे संगत कोण कौन होगा। तो जब एक ही साइड में जो कोण मिलते हैं वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाएंगे। एक ही साइड में, अर्थात संगत का जोड़ा बनाया जाएगा तो 2 और 5 होगा, 3 और 6 होगा, 3 और 6। उसी तरह से आप देखेंगे 1 और 8 होगा, 4 जोड़े बनते हैं, 1 और 8 और 4 और 7 होगा। ये क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपके संगत कोण कहलाते हैं। ठीक है, इसे जानेंगे आप। एकांतर कोण क्यों होता है? तो एकांतर कोण जो है एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। देखिए 3 और 8, ठीक है, 3 और 8। उसके बाद देखेंगे 4 और 5, 2 कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। अंतः कोण कौन होगा? तो देखेंगे 5 और 3। क्या होगा? 5 और 3। अंतः कोण होगा 8 और 4, अंतः कोण कहलाते हैं। एक दूसरे के अंतः कोण बनाएंगे। शीर्षाभिमुख की बात करता है तो 1 3, 2 4, 5 7, 5 7 हो गया, 6 8, 4 जोड़े बनेंगे। शीर्षाभिमुख। बहिष्ठ कोण किसे कहा जाता है? तो बहिष्ठ कोण देखेंगे 6 और 7 क्या है? बहिष्ठ कोण है, क्योंकि इस रेखा के बाहर है इसलिए बहिष्ठ कोण कहलाएंगे। इस रेखा के बाहर है इसलिए ये भी क्या कहलाते हैं? बहिष्ठ कोण। इतनी एक घटनाएं घटित होती है। कब? जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या घटना घटित होती है? तो इतने कोण आपको मिलते हैं, इतने कोण मिलते हैं। लेकिन
हमको ये तो कोण बन गया आपका, है ना। लेकिन हमको जानना क्या है, यही सेम चीज रहेगा, बशर्ते बस इसको हम लोग क्या कर देंगे, ये मैंने बोला कि जब दो रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो ये घटना घटित होती है। लेकिन सवाल जो बनता है वो कहां से बनता है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तब घटना क्या घटित होती है, तो यही घटना घटित होती है। ये सारी चीजें मिलकर बनेगी, संगत कोण बनेगा, एकांतर बनेगा, अंतर बनेगा, शेषाभिमुख बनेगा और बहिष्कोण बनेगा। लेकिन वहां पे कुछ चीजें, कुछ बातें अलग हो जाती हैं। जैसे वहां पे क्या बातें होंगी, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपको। लेकिन जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे अभी आपसे यानी यल और यम कह सकते हैं, दो यल यम रेखा हो गई, यहां पे लिख देंगे यन और मान लीजिए यन यम कह सकते हैं, यहाँ पे ओ रख देते हैं, यहाँ पे टी रख देते हैं, बिंदु का नाम। और दाम जो रखा था अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, 1 2 3 4 किधर से रखा था, ऐसे रखा था, 1 2 3 4, हाँ 1 2 3 4, यहाँ पे लिखा था 5 6 7 और 5 6 7, ठीक है 5 8, ठीक है, ये भी है, ये कर दो यहाँ पे, सही, ठीक है। तो इस प्रकार हमने रखा था। यहाँ पे होता क्या है तो जानेंगे आप। जब इस प्रकार घटना घटित होती है तो यहाँ पे जब दो समांतर रेखाओं को यानी यल समांतर यलयम समांतर है, यलयम समांतर है यलयम की, ठीक है, और इसमें क्या है, तिर्यक रेखा जो है आपकी, मान लीजिए आपका कोई है, के रख देते हैं इसका नाम, ये इसको काट रही है। काटते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पे कहते हैं संगत कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। क्या होता है, संगत कोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। दोनों ही संगत, 3 + 5 बराबर क्या होगा आपका, देखेंगे आप, संगत कोण है ना, नहीं सॉरी अंतःकोण, अंतःकोणों का योग बराबर होता है 180 अंश। अंतःकोण ये वाला है, इसको बोलेंगे अंतःकोणों का योग बराबर होता है 180। 5 और 3 का योग हो जाएगा 180, ठीक है। संगत कोण देखेंगे आप, तो इस संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर, जितना ये होगा उतना ही आपका ये होगा, जितना ये होगा उतना ही आपका ये होता है, ठीक है। और यहाँ पे जितना 7 होगा उतना 4 होगा, जितना 8 होगा उतना 1 होता है। तो यहाँ पे कहते हैं संगत कोण आपस में क्या होते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो उसके द्वारा बने संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होंगे। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। अंतः कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं, हमेशा वो तो बराबर होते हैं, ठीक है, किसी भी कंडीशन में। और यहाँ पे बहिष्कोण जो है आपके दो बहिष्कोणों का योग बराबर हो जाता है 180 अंश, ये आपका होता है 180 अंश आपका होता है। इस प्रकार के ये आपके यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये होता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा, ठीक है, इसमें, ठीक है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। आइए कुछ क्वेश्चन है देखेंगे अब इसमें, अब तक जो पढ़ा हम लोगों ने। जैसे यहाँ पे दिया है, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो उन्हें कहते हैं। और जब दो कोणों का योग अगर 90 अंश होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग, तो मैंने बताया था, तो दो कोणों का योग अगर 90 अंश होता है तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोटि पूरक कोण बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, कोटि पूरक कोण। क्या बोलेंगे, कोटि पूरक। एक दूसरे के क्या कहते हैं, कोटि पूरक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। और यहाँ पे है ना, और संपूरक को क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसको बोलते हैं, कोटि पूरक होता है। यदि दो कोणों का योग 180 अंश हो तो उन्हें क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, समपूरक कोण। क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहते हैं। उसको हम लोग समपूरक कोण, ये वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समपूरक कोण कहलाते हैं। आइए कहता है 50 का कोटि पूरक कोण कितना होगा, 50 अंश का कोटि पूरक कितना होगा, कितना होगा बताएं। आई होप आप बता चुके होंगे। देखें क्या होता है 50 का कोटि पूरक क्या होता है, तो हम लोग क्या करेंगे,
जानते हैं 2 कोटिपूरक कोणों का योग बराबर 90 अंश होता है, तो हम क्या करेंगे 90 में से इस 50 को माइनस करेंगे तो हम कह देंगे कि 40 अंश होगा। 50 का कोटिपूरक कोण का मान होगा 40 अंश। क्लियर है? यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है, डायरेक्ट मैंने क्वेश्चन ही दिया है, डायरेक्ट आपका आंसर लिखाने के लिए। ठीक है, आइए कहता है 63 अंश माप वाले कोण का संपूरक कोण का मान होगा, यानी 63 अंश का संपूरक कोण कितना होगा। ठीक है, तो करते क्या है हम लोग, हम जानते हैं 2 संपूरक कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है। 2 संपूरक कोणों का योग बराबर 180 अंश होता है, इसलिए 180 में से 63 को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो देखिए 180 में से जब हम 63 को घटाएंगे तो क्या होता है, 10 में से 3 जाएगा तो 7, और यहाँ पे देखेंगे आप 8 है, तो 8 से तो 7 हो गया, 7 में से 6 जाएगा तो 1, और ये हो जाएगा 117 अंश। 63 अंश के माप का कोण का संपूरक कोण का मान हो जाएगा 117 अंश। 117 और 63 जोड़ेंगे तो 180 अंश हो जाता है। आइए, वह कोण जो स्वयं का कोटिपूरक हो, स्वयं का कोटिपूरक हो। जब ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्वयं का कोटिपूरक हो, या वह कोण जो अपने स्वयं का संपूरक कोण हो, तो कहते हैं क्या है, हम जानते हैं 2 कोटिपूरक एक दूसरे का कोटिपूरक का योग होता है 90 अंश होता है, इसलिए 90 में हम 2 का भाग दे देंगे तो ये हो जाता है 45 अंश। क्या हो जाएगा, 45 अंश। कोटिपूरक पूछेगा कि जो स्वयं का कोटिपूरक होगा तो 90 का आधा करेंगे, जब पूछेगा स्वयं का संपूरक हो जाए तो हम 180 का आधा कर देंगे। 180 का आधा बराबर होता है 90 अंश। ठीक है, अगर पूछेगा तो। ठीक है, आइए, एक कोण का माप अपने संपूरक कोण का 2 गुना है, उस कोण का मान क्या होगा। तो कहता है एक कोण है जो अपने संपूरक कोण का क्या है, 2 गुना है, तो उस कोण का मान क्या होगा। यानी पूछ रहा है कि जो 2 गुना वाला है वह कितना होगा, वह कितना होगा। जानते हैं इसको संपूरक कोण का 2 गुना है, उसको मान लेंगे 2x, तो पूरक उसका संपूरक कितना हो जाएगा, उसका संपूरक हो जाएगा x हो जाएगा। हमको चाहिए कितना, 2x। माना क्या है यहाँ पे, मान लेंगे यहाँ पे मान लीजिए, माना उसका मान होगा 2x। जब 2x हो जाएगा तो उसका आधा कितना हो जाता है, तो 2x का आधा हो जाएगा x हो जाएगा। इन तीनों का योग बराबर कितना हो जाता है, तो इन तीनों का योग बराबर हो जाता है 180 अंश। इसको जोड़ेंगे आप तो 3x हो जाएगा। 3x बराबर 180 अंश हो जाता है। 3 से काट देंगे, 3 छक्का 18, 60 हो जाता है। तो हम कह सकते हैं x बराबर 60 अंश, इसलिए 2x बराबर 60 गुणे 2 बराबर 120 अंश। क्या आएगा, 120 अंश। ऑप्शन देखेंगे तो ये होगा। ज्यादातर लोग आप 60 मार करके हट जाओगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि पूछा एक कोण का माप, एक कोण का माप जो है अपने संपूरक कोण का 2 गुना है, यानी कि जो है क्या है, संपूरक कोण का 2 गुना है, यानी 2 गुना वाला पूछ रहा है, न कि 1 गुना वाला पूछ रहा है। तो 2 गुना वाला अर्थात 2x का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो 2x मान लेंगे तो उसका आधा हो जाएगा x हो जाएगा। इन तीनों को जोड़ देंगे, 2x + x बराबर 3x, 3x बराबर 180 अंश होगा, इसलिए x बराबर क्या होगा, 3 से काट देंगे 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 60 अंश होगा, तो 2x बराबर क्या होगा, 120 अंश होगा। इस प्रकार ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो ये पसंद आया होगा, है ना। आशा करता हूं कि इसे आपको पसंद आया होगा, और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन में अगर आएगा तो आप इससे कर पाएंगे। एक बार वीडियो को 1-2 बार थोड़ा सा रिवाइज करके आप देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि जब भी इससे क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप डेफिनेटली इससे कर पाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, आने वाला कंपटीशन में हम लोग इसके 2 भी कंटिन्यू करेंगे। हम लोग यहाँ पे जैसे यहाँ पे पूछता है कि पंचभुज, सप्तभुज, त्रिभुज, है ना, इस तरह से है। इसमें कोणों की, इनके कोणों के अंतःकोणों का योग बराबर, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग बराबर कितना होगा, पंचभुज के 5 अंतःकोणों का योग बराबर कितना होगा, चतुर्भुज के 4 अंतःकोणों का योग, अष्टभुज, अष्टभुज, 10 भुज, 18 भुज, सम 18 भुज अगर होगा, उसके अंतःकोणों का योग बराबर कितना होगा। तो आने वाला जो वीडियो होगा मैं उस पर बनाऊंगा आप लोगों को, और उससे क्वेश्चन आपका बनता है, आप देखेंगे, आप बहुत आसानी से उसको जो है आप उसको हल कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पे पूछता है कि अगर समबाहुभुज होगा तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है, उस पे टॉपिक पे आपको बताऊंगा।
आगे आगे वीडियो बनाऊंगा आपको, उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप आने वाला एग्जाम में अगर बात की जाए क्षेत्रमिति, कैसे क्षेत्रमिति आप पढ़ते हैं, कैसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनता है आपका, है ना, उससे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाऊंगा। आप देखेंगे, आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको बीट कर पाएंगे आप। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया होगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो नए होंगे इस चैनल में सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।